आज हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स की परिभाषा से ही, और इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखा जाता है ना, मैक्रो और माइक्रो। एग्जैक्टली। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी इकोनॉमी को बड़े पैमाने पर देखता है, जैसे जीडीपी। हाँ, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ये सब बड़े मुद्दे मैक्रो में आते हैं। अच्छा। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो छोटे लेवल पर फोकस करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स पर। मतलब जैसे एक ग्राहक या एक कंपनी। बिल्कुल। एक कंज्यूमर कैसे फैसला लेता है, एक फर्म अपनी चीजों की कीमत कैसे तय करती है, ये सब माइक्रो का हिस्सा है। और ये अर्थव्यवस्थाएं भी तो अलग अलग तरह की होती हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज अमेरिका की तरह, जहाँ प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट मोटिव मेन होता है। ओके। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमीज जैसे पहले का यूएसएसआर, जहाँ पब्लिक ओनरशिप और सोशल वेलफेयर पर जोर था। और भारत तो मिक्स्ड है। हाँ, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है, जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स का अहम रोल है। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स, हाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने वो लाइसेंस राज वाला सिस्टम खत्म किया और इकोनॉमी को काफी हद तक खोला। अच्छा, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स की। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इन्हें कभी कभी रेड कॉलर जॉब्स से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, और सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर का काम है प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स को लेना और उन्हें तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स में बदलना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। इसे ब्लू कॉलर जॉब से जोड़ते हैं और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन माना जाता है। और तीसरा टर्शरी सेक्टर, वो तो आजकल बहुत बड़ा है। हाँ, टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ये सेवाएं, सर्विसेज प्रदान करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचिंग, आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, सब इसी में। हाँ, ज्यादातर सर्विसेज इसी में आती हैं। इसे व्हाइट कॉलर जॉब्स कहा जाता है। और आजकल तो क्वार्टरनरी और क्विनरी की भी बात होती है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और नॉलेज के बढ़ने से ये नए सेक्टर्स उभरे हैं। क्वार्टरनरी सेक्टर नॉलेज बेस्ड है, जैसे R&D, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी। और क्विनरी सेक्टर और भी ऊंचे लेवल का है। इसमें हाई लेवल डिसीजन मेकिंग शामिल है, जैसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट्स, लीगल कंसल्टेंट्स। ये जानना दिलचस्प है कि भारत में अगर हम 2011 सेंसस के हिसाब से देखें या उसके बाद के भी आंकड़े देखें तो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान तो टर्शरी सेक्टर का ही है। हाँ, करीब 54-55% या उससे भी ज्यादा। पर सबसे ज्यादा लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हुए हैं, है ना? शायद 50% से ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वहीं है। हाँ, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है हमारी इकोनॉमी का, कि वैल्यू एडिशन सर्विस सेक्टर में ज्यादा है, पर एम्प्लॉयमेंट अभी भी काफी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सही कहा। लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जरूरतें और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, पर उन्हें पूरा करने के साधन हमेशा सीमित होते हैं। इसी को समझाने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी का कॉन्सेप्ट है। जी। पीपीसी एक ग्राफ होता है जो दिखाता है कि एक अर्थव्यवस्था अपने पास मौजूद रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से दो वस्तुओं के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस एफिशिएंटली बना सकते हैं। अच्छा, तो कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन दिखाता है। हाँ, अगर आप कर्व पर हैं मतलब आप अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कर्व के अंदर हैं मतलब इनएफिशिएंट। हाँ, मतलब आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं या अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। और कर्व के बाहर का पॉइंट, वो तो अनअटेनेबल है फिलहाल के रिसोर्सेज से। बिल्कुल, उसे पाने के लिए या तो रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी होंगी। और यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फंडा आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जब आप किसी एक चीज को चुनते हैं तो उसके बदले में जो दूसरी सबसे अच्छी चीज आप छोड़ देते हैं, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। हाँ, किसी चीज या सर्विस को कंज्यूम करने से मिलने वाली संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन। और एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी है।
हाँ, ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाली जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है यानी मार्जिनल यूटिलिटी, वो कम होती जाती है। जैसे वो गोलगप्पे वाला उदाहरण, पहला गोलगप्पा सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग, 10वें तक आते आते उतना मजा नहीं आता। बिल्कुल सही उदाहरण है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब आते हैं डिमांड और सप्लाई पर। पहले डिमांड की बात करते हैं। डिमांड का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिमांड का मतलब है किसी स्पेसिफिक प्राइस पर किसी चीज को खरीदने की इच्छा, विलिंगनेस, और साथ ही खरीदने की क्षमता, एबिलिटी भी, दोनों जरूरी हैं। विलिंगनेस एंड एबिलिटी। और लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर बाकी सब चीजें समान रहें, सेटरीज पारेबस, तो किसी चीज की कीमत बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है और कीमत घटने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। हाँ, आमतौर पर यही होता है। इसीलिए डिमांड कर्व नीचे की तरफ झुका हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी तो हैं, जैसे गिफन गुड्स। हाँ, गिफन गुड्स एक एक्सेप्शन है। ये बहुत ही इंफीरियर गुड्स होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी लोगों ने ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो उनकी मुख्य जरूरत होती है। और वेबलिन गुड्स, वो लग्जरी वाले। हाँ, वेबलिन गुड्स या लग्जरी गुड्स, इनकी डिमांड कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है क्योंकि महंगी चीजें स्टेटस सिंबल मानी जाती हैं। लोग उन्हें दिखावे के लिए खरीदते हैं। और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं जिन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफी। अगर चाय महंगी होगी तो लोग कॉफी ज्यादा पिएंगे। अच्छा, और कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जिनका इस्तेमाल एक साथ होता है, जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो कार की डिमांड कम हो सकती है। ठीक है, ये डिमांड का पूरा फ्रेमवर्क हुआ। अब सप्लाई की बात करें। हाँ, सप्लाई साइड को देखना भी जरूरी है। सप्लाई का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर किसी दी गई कीमत पर कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार, विलिंग और सक्षम है, एबल है। और लॉ ऑफ सप्लाई आमतौर पर कहता है कि कीमत बढ़ने पर प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करना चाहता है और कीमत घटने पर कम। मतलब यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस ऊपर, सप्लाई भी ऊपर। जी हाँ, आमतौर पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसीलिए सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलते हैं वो इक्विलिब्रियम? बिल्कुल, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होती है। यहीं पर मार्केट प्राइस तय होता है। लेकिन ये डिमांड और सप्लाई हमेशा एक जैसे रिएक्ट नहीं करते कीमत बदलने पर। यहीं इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मापता है कि कीमत में बदलाव आने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना बदलाव आता है। मतलब डिमांड कितनी सेंसिटिव है प्राइस चेंजेस को लेकर। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं ना। परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कीमत में जरा सा बदलाव आने पर डिमांड में इनफाइनाइट बदलाव। परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब कीमत कितनी भी बदले डिमांड में कोई बदलाव नहीं। जैसे नमक। हाँ, कह सकते हैं। या फिर जीवन रक्षक दवाएं। फिर यूनिटरी इलास्टिक होता है जहां परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड बराबर होते हैं। और रिलेटिवली इलास्टिक और इनइलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज से ज्यादा है, इलास्टिसिटी 1, जैसे लग्जरी गुड्स। और रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज से कम है, इलास्टिसिटी 1, जैसे जरूरत की चीजें। ठीक है। इसी तरह इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी होती है। जी, इनकम इलास्टिसिटी मापती है कि इनकम बदलने पर डिमांड कितनी बदलती है। नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होती है, इंफीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वो देखती है कि एक चीज की कीमत बदलने पर दूसरी चीज बी की डिमांड पर क्या असर पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे चाय कॉफी के लिए पॉजिटिव होती है। मतलब चाय महंगी हुई तो कॉफी की डिमांड बढ़ी। हाँ, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार पेट्रोल के लिए नेगेटिव होती है। पेट्रोल महंगा हुआ तो कार की डिमांड कम हुई। ये सब जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। बाजार कितने तरह के होते हैं? हाँ, ये भी एक अहम टॉपिक है। मोटे तौर पर 4 स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। पहला है मोनोपोली, एक ही सेलर। हाँ, सिंगल सेलर, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, एंट्री मुश्किल, जैसे पहले शायद रेलवेज हुआ करती थी। फिर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में कुछ ही बड़े सेलर्स होते हैं जो मार्केट डोमिनेट करते हैं, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री या एयरलाइंस। तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें सेलर्स कई होते हैं पर हर किसी का प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे साबुन या टूथपेस्ट, ब्रांड्स अलग अलग। हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है
और चौथा है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं। हाँ, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स सब एक जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कोई एंट्री एग्जिट बैरियर नहीं, जैसे कि सब्जी मंडी या स्टॉक मार्केट कुछ हद तक। समझ गया। आखिर में एक मैक्रो कॉन्सेप्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, MPC ये बताता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उस बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन पर खर्च करते हैं। अच्छा, मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एग्जैक्टली। इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। अगर MPC 0.8 है तो इसका मतलब है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ती है तो आप उसमें से 80 रुपए खर्च कर देंगे और 20 रुपए बचा लेंगे। तो ये थी इकोनॉमिक्स के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की एक, कह सकते हैं, तेज यात्रा। परिभाषाओं और क्लासिफिकेशन से लेकर डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी और मार्केट स्ट्रक्चर्स तक। ये कॉन्सेप्ट्स न केवल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आर्थिक दुनिया को समझने के लिए भी जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा, ये हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय। आसान भाषा में कहें तो किसी देश में एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मतलब पैसों में कीमत। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है ना? पूरी इकोनॉमी को बड़े लेवल पर देखता है। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसका पहला जिक्र दादा भाई नौरोजी ने किया था। जी हाँ, उन्होंने पहला अनुमान दिया था और आज़ादी के बाद PC महालनोबिस की चेयरमैनशिप में नेशनल इनकम कमेटी भी बनी थी। इसे समझने के लिए ना ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सर्कुलर फ्लो, वो कैसे काम करता है? देखिए, ये दिखाता है कि हाउस होल्ड्स, मतलब हम जैसे लोग, और फर्म्स यानी कंपनियां, इनके बीच पैसा, गुड्स, सर्विसेज, ये सब कैसे घूमता रहता है, एक साइकिल की तरह। इसमें कुछ चीजें इकोनॉमी में पैसा डालती हैं, इंजेक्ट करती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स। इन्हें इंजेक्शंस कहते हैं। हाँ, इंजेक्शंस। और कुछ चीजें पैसा बाहर निकालती हैं, लीक करती हैं, जैसे सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। ओके, तो ये हो गए लीकेजेस। करेक्ट। तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा इंजेक्शंस होंगे इकोनॉमी ग्रो करेगी, और लीकेजेस ज्यादा हुई तो ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। ये तो लॉजिकल है। हाँ, तो फिर ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके तरीके क्या हैं? हाँ, इसके मेनली 3 तरीके हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, इसे प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। इसमें प्रोडक्शन के हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड होती है, बस उसे जोड़ते जाते हैं। हर स्टेज पर? ठीक है। और दूसरा है इनकम मेथड। इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो इनकम मिलती है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बिल्कुल, इन सबको जोड़कर नेशनल इनकम निकालते हैं। और तीसरा वाला शायद सबसे कॉमन है, एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, C + I + G + X - M। C + I + G + X - M मतलब? C मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, हम लोग जो खर्च करते हैं। हाँ। I मतलब इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस करते हैं। जी। G यानी गवर्नमेंट का खर्चा। हाँ। और X - M हो गया नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को घटाकर। इन सबको जोड़ दो तो एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आ जाती है। अच्छा, इसी से जुड़े कुछ टर्म्स भी हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, GDP, GNP, NNP। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में बने सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है। डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर। इसमें डेप्रिसिएशन शामिल होता है, मतलब मशीनों की घिसावट वगैरह। हाँ, GDP में डेप्रिसिएशन शामिल होता है। ग्रॉस का मतलब ही यही है। अब आते हैं GNP पर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम GDP में विदेशों से हुई नेट इनकम जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। मतलब भारतीयों ने बाहर से कितना कमाया और विदेशियों ने भारत से कितना कमाया, उसका नेट डिफरेंस वो GDP में जोड़ दे तो GNP बन जाता है। नेशनल मतलब देश के नागरिकों की इनकम। ओके, तो GDP देश की सीमा के अंदर और GNP देश के नागरिकों द्वारा कमाई गई आय। बिल्कुल। अब अगर GDP या GNP दोनों में से डेप्रिसिएशन यानी घिसावट को घटा दें तो नेट वैल्यू मिल जाएगी। सही। GDP में से डेप्रिसिएशन घटाया तो मिला NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाया तो मिला एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसी एनएनपी को शायद असल में नेशनल इनकम कहते हैं। हाँ, लेकिन एक छोटा सा पेच है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को असल में नेशनल इनकम कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो असल में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला। मार्केट प्राइस में तो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है और सब्सिडी घटी होती है। अच्छा, ये फैक्टर कॉस्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी। और एक बात और, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फर्क। हाँ, ये भी बहुत सुनते हैं। नॉमिनल जीडीपी तो करंट मार्केट प्राइस पर होता है, इसमें इन्फ्लेशन का असर शामिल होता है, लेकिन रियल जीडीपी एक बेस ईयर की कीमतों पर कैलकुलेट होता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन असल में कितना बड़ा है, महंगाई का असर हटाकर। तो ग्रोथ का सही अंदाजा रियल जीडीपी से लगता है। बिल्कुल, और भारत का बेस ईयर अभी 2011-12 चल रहा है। ओके, ये नेशनल इनकम वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं एक और बड़े टॉपिक पर, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। सीधी भाषा में कहें तो महंगाई। हाँ, बिल्कुल। जब चीज़ों और सर्विसेज की कीमतें लगातार बढ़ने लगती हैं और आपके पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं क्या? और सुना था क्रीपिंग, वॉकिंग। हाँ, इसकी स्पीड के हिसाब से टाइप्स होते हैं। बहुत धीमी हो, मतलब 2-3% सालाना, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। थोड़ी तेज, मान लीजिए 3 से 10% तक, तो वॉकिंग या ट्रॉटिंग। और तेज हो जाए 10-20% या उससे भी ज्यादा, तो रनिंग इन्फ्लेशन। और अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जैक्टली, हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। पर ये महंगाई होती क्यों है? इसके कारण क्या हैं? इसके मेनली 2 कारण माने जाते हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब मांग ज्यादा होने से। हाँ, जब इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड उनकी सप्लाई से ज्यादा हो जाए, मतलब टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। लोगों के पास पैसा ज्यादा है खर्च करने को, पर सामान उतना नहीं है, तो कीमतें बढ़ेंगी। ओके, और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे कच्चा माल महंगा हो गया, या मजदूरी बढ़ गई, या सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, तो बनाने की लागत बढ़ गई। हाँ, तो कंपनियां वो बढ़ी हुई कॉस्ट ग्राहकों पर डाल देती है, कीमतें बढ़ाकर। अच्छा, तो डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से भी दोनों तरफ से इन्फ्लेशन आ सकता है। बिल्कुल। अब इसे मापते कैसे? उसके लिए इंडेक्स होते। हाँ, WPI और CPI। जी, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल लेवल पर, मतलब थोक बाजार में गुड्स की कीमतों को देखता है। इसमें सर्विसेज शामिल नहीं होती। और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये रिटेल लेवल पर देखता है, मतलब हम और आप जैसे कंज्यूमर जो सामान और सर्विसेज खरीदते हैं, उनकी कीमतों में क्या बदलाव आया। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं। और RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह तय करने के लिए, मेनली CPI को ही देखता है। अच्छा, तो RBI के लिए CPI ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एक कोर इन्फ्लेशन भी होता है, वो क्या है? हाँ, कोर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं कि CPI बास्केट में से खाने पीने की चीज़ों और फ्यूल यानी ईंधन की कीमतों को हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि इनकी कीमतें बहुत जल्दी बदलती हैं, बहुत वॉलेटाइल होती हैं, मौसम से, ग्लोबल कारणों से। तो इनको हटाकर जो बाकी चीज़ों की महंगाई बचती है, वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बेहतर दिखाती है। उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, और इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। यस, जब कीमतें गिरने लगें। जब कीमतें गिरने लगती हैं तो लोग खरीदना टालते हैं कि और सस्ता होगा। इससे डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन गिरता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। और एक और स्थिति है स्टैगफ्लेशन। ये क्या बला है? स्टैगफ्लेशन एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। इसमें 3 चीजें एक साथ होती हैं। इन्फ्लेशन हाई होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीमी या रुकी हुई स्टैग्नेंट होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है। मतलब महंगाई भी, मंदी भी और बेरोजगारी भी। एग्जैक्टली। ये बहुत चैलेंजिंग होता है किसी भी सरकार या सेंट्रल बैंक के लिए। इसी से जुड़ा एक फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट भी है शायद। हाँ, फिलिप्स कर्व ये दिखाता है कि आमतौर पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है। मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, और वाइस वर्सा। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता, जैसे स्टैगफ्लेशन में। बिल्कुल, स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति में फिलिप्स कर्व वाला लॉजिक काम नहीं करता। ये एक अनुभवजन्य अवलोकन था, कोई पक्का नियम नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे बड़े टॉपिक पर, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिति है जब लोग काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते भी हैं,
मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर काम ढूंढ भी रहे हैं, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा। ये ढूंढ रहे वाला पॉइंट जरूरी है। बहुत जरूरी। जो लोग काम ढूंढ ही नहीं रहे वो लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं माने जाते। अच्छा, इसके भी कई प्रकार होते हैं ना, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल। जी हाँ, कई तरह की बेरोजगारी होती है। जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तब होती है जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है। मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ गई और लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है जो नई जॉब्स के लिए चाहिए, तो स्किल्स का मिसमैच हो जाता है। ये तो लंबे समय तक रह सकती है। हाँ, इसमें लोगों को रीस्किलिंग या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। फिर होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्परेरी होती है। जब लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी ढूंढ रहे होते हैं तो बीच का जो गैप होता है, जॉब स्विचिंग के टाइम वाली बेरोजगारी। बिल्कुल, ये इकोनॉमी के लिए नॉर्मल मानी जाती है। फिर है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमी के उतार चढ़ाव यानी बिजनेस साइकिल से जुड़ी होती है। जब इकोनॉमी में मंदी आती है, डिमांड कम होती है, तो कंपनियां लोगों को निकालती हैं। ये तब बढ़ती है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, सीजनल मतलब मौसमी बेरोजगारी। कुछ सेक्टर्स में काम साल के कुछ ही महीनों में होता है, जैसे एग्रीकल्चर में बुआई कटाई के टाइम या टूरिज्म में पीक सीजन में। बाकी टाइम लोग बेरोजगार हो सकते हैं। और एक वो भी है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रछन्न बेरोजगारी। लगता है कि लोग काम कर रहे हैं पर असल में उनकी जरूरत नहीं होती। मतलब अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। ये ज्यादातर गांव में खेती में देखने को मिलती है। हाँ, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये आम है, जहाँ एक छोटे से खेत पर जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं। भारत में इसे मापने का काम शायद एनएसएसओ करता है। हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अब एनएसओ का हिस्सा इसके लिए सर्वे करता है और अलग अलग तरीकों से बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। भारत में एक और विभाजन है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। बिल्कुल, ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र। इसमें वो कंपनियां या संस्थाएं आती हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड होती हैं, रूल्स फॉलो करती हैं। यहाँ आमतौर पर जॉब सिक्योरिटी होती है, काम के घंटे फिक्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह मिलते हैं। जैसे सरकारी नौकरियां, बड़ी प्राइवेट कंपनियां। हाँ, और दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। यहाँ ज्यादातर छोटे काम धंधे आते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई फिक्स नियम कायदे नहीं होते, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, तनख्वाह कम हो सकती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। जैसे दिहाड़ी मजदूर, ठेले वाले, छोटे दुकानदार। जी, और चिंता की बात यह है कि भारत की वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 90% या उससे भी ज्यादा, इसी असंगठित क्षेत्र में काम करता है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। सही बात है, एक का असर दूसरे पर पड़ता है। बिल्कुल, और किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को समझने के लिए इन तीनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। तो आज हमने मोटे तौर पर नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश की। ये जानना जरूरी है कि ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और सरकार की नीतियां किस दिशा में जानी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि अकेले अकेले देखने से शायद पूरी कहानी न पता चले, पर जब इन सबको मिला के देखते हैं तो इकोनॉमी की एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, हमने काफी कुछ कवर किया। आज हम बजट और उससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा फोकस रहेगा आर्टिकल 112 से शुरू करके फिर बजट के अलग अलग टाइप्स और सबसे जरूरी डेफिसिट्स को ठीक से समझना। ये जानकारी एग्जाम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बजट आखिर है क्या चीज? ये एक तय समय, मतलब नॉर्मली 1 साल, उसके लिए सरकार की जो एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, उसका पूरा लेखा जोखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 भी कहता है कि सरकार को हर साल पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करना होता है। बिल्कुल सही। इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखा जाता है, लेकिन इसको तैयार करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो करता है। अच्छा। और एक फैक्ट याद रखने वाला है कि आजाद भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चिट्टी ने पेश किया था। हाँ, 26 नवंबर 1947 को, है ना? जी बिल्कुल।
और इतिहास से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा बार मतलब 10 बार मोरारजी देसाई ने। 10 बार? वाह। जी। उनके बाद? फिर पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी दोनों ने 8-8 बार, और निर्मला सीतारमण जी ने भी 8 बार पेश किया है, और उनका लगातार सबसे ज्यादा बार पेश करने का रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, और हाँ, एक और बात, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर टेम्पररी चार्ज के साथ ही सही, पर वो इंदिरा गांधी थी। ये सब काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है एग्जाम्स के लिए। अच्छा, और वो रेलवे बजट, वो पहले अलग होता था ना? हाँ, बिल्कुल। 1921 में एक एक्वर्थ कमेटी बनी थी। उनकी सिफारिश पर रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया था। अच्छा, एक्वर्थ कमेटी। जी। लेकिन फिर काफी सालों बाद 2017-18 से विवेक देबरॉय कमेटी के सुझाव पर इसे वापस जनरल बजट में ही मर्ज कर दिया गया। ओके, समझ गए। अब आते हैं बजट के फंक्शंस पर। पहला एलोकेशन। हाँ, एलोकेशन मतलब संसाधनों को बांटना, जैसे पब्लिक गुड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें, पुल, इनमें पैसा लगाना। ठीक है। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब आय की जो असमानता है उसे कम करने की कोशिश, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना, मतलब अमीरों पे ज्यादा टैक्स, और गरीबों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाना। और तीसरा? तीसरा है स्टेबलाइजेशन, मतलब अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखना, जरूरत के हिसाब से सरकारी खर्च और टैक्सेशन को एडजस्ट करना, ताकि महंगाई या मंदी जैसी स्थितियों को काबू में रखा जा सके। इसके साथ ही एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी जरूरी है समझना। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, जैसे सोना, प्रॉपर्टी। और लायबिलिटी मतलब कोई देनदारी, कोई कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी, जैसे लोन का पेमेंट। और बजट के दो मेन हिस्से होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। चलिए, रेवेन्यू अकाउंट पर थोड़ा और फोकस करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? रेवेन्यू अकाउंट में दो चीजें हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब सरकार की वो आमदनी जिससे ना तो सरकार पर कोई नई लायबिलिटी बनती है, ना ही कोई मौजूदा एसेट कम होता है। अच्छा, जैसे? इसके दो टाइप्स हैं, टैक्स रेवेन्यू, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी वगैरह, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे सरकारी कंपनियों से मिला डिविडेंड, या सरकार ने जो लोन दिए हैं उन पर इंटरेस्ट, या सरकारी सेवाओं की फीस, फाइन्स, ये सब। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू समझ गई। तो फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? रोजमर्रा के खर्चे। बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो खर्चा है जिससे ना कोई एसेट बनता है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। ये सरकार के डे टू डे कामकाज चलाने का खर्च है। जैसे सैलरी, पेंशन। हाँ, सैलरी, पेंशन, पहले लिए गए लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज, डिफेंस सर्विसेज पर खर्च, मेंटेनेंस वगैरह। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन ही होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब बात करते हैं बजट के टाइप्स की। कितने तरह के होते हैं? बेसिकली 3 तरह के होते हैं। बैलेंस्ड बजट, जहां रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर हो। ये तो आइडियल लगता है, कर होता होगा क्या? कम ही होता है। दूसरा है सरप्लस बजट, जहां रिसीट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा हों। और तीसरा, जो सबसे कॉमन है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, वो है डेफिसिट बजट, जहां खर्चे आमदनी से ज्यादा हों, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर। जी, विकास के कामों के लिए अक्सर सरकारें ज्यादा खर्च करती हैं। यहीं पर डेफिसिट्स यानी घाटे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कई तरह के होते हैं ना? जी हाँ, और हर डेफिसिट का अपना मतलब है। वो इकोनॉमी की एक अलग कहानी बताता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ प्लीज। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। ये तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स से ज्यादा हो जाए। मतलब रोज के खर्चे ही आमदनी से ज्यादा। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार अपने रूटीन खर्चों को पूरा करने के लिए भी एक तरह से उधार ले रही है, जो लंबे समय में ठीक नहीं माना जाता। ओके, अगला? फिर है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये 2011-12 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट में से वो ग्रांट्स निकाल देते हैं जो केंद्र सरकार राज्यों को कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए देती है। अच्छा, मतलब वो पैसा जो फाइनली किसी एसेट क्रिएशन में लग रहा है उसे हटा देते हैं। एग्जैक्टली। फिर आता है सबसे चर्चित फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये सरकार की कुल उधारी की जरूरत को दिखाता है। मतलब उस साल अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को कुल कितना बोरो करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। उधार को छोड़कर जो कुल आमदनी है उसे कुल खर्च से घटाते हैं। इसको जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर देखा जाता है। ये इकोनॉमी की हेल्थ का एक की इंडिकेटर है। गॉट इट। और एक और है प्राइमरी डेफिसिट। हाँ,
प्राइमरी डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट में से पिछले कर्जों पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करने हैं उनको घटाकर निकाला जाता है। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट्स हटाकर। जी, तो ये दिखाता है कि ब्याज भुगतान के अलावा इस साल के खर्चों के लिए सरकार को कितना नया उधार लेना पड़ रहा है। ये मौजूदा सरकार की फिस्कल पॉलिसी की दिशा को बेहतर बताता है। ये सारे डेफिसिट समझना तो सच में बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हर साल सरकार उधार लेती रहेगी तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ तो होगा। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। इसी फिस्कल डिसिप्लिन को लाने के लिए, मतलब सरकारी खर्चों में अनुशासन लाना और कर्ज को काबू में रखने के लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट 2003 लाया गया था। इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था पब्लिक फंड्स को सही तरीके से मैनेज करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट्स को, खासकर रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना या खत्म करना। इसके तहत सरकार को बजट के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी पार्लियामेंट में रखने होते हैं। अच्छा, जैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे एक होता है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। इसमें अगले 3 साल के लिए की फिस्कल इंडिकेटर्स के टारगेट दिए जाते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट कितना रखेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, टोटल डेट GDP का कितना % होगा वगैरह। एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी होता है। इसमें इकोनॉमी की मौजूदा हालत का जायजा और अगले साल के लिए GDP ग्रोथ जैसे अनुमान होते हैं। ये सब अकाउंटेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये देश की इकोनॉमी की डायरेक्शन तय करने वाला एक बहुत पावरफुल टूल है। और इसके ये अलग-अलग पहलू, खासकर ये डेफिसिट्स और FRBM एक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स, इनको समझना कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो न सिर्फ एग्जाम्स में फायदा होता है, बल्कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बन रही हैं, सरकार के फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, ये सब समझने में भी बहुत मदद मिलती है। हाँ, बिल्कुल। आज हम जरा टैक्सेस की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये विषय थोड़ा मुश्किल लगता है कई बार, पर है बहुत जरूरी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और हाँ, GST जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। और एक दिलचस्प चीज भी है, लाफर कर्व। शुरू करते हैं सबसे बेसिक वर्गीकरण से, डायरेक्ट टैक्स। नाम से ही लगता है कि ये सीधा लगता होगा। बिल्कुल। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो सीधा किसी व्यक्ति या कंपनी की इनकम या वेल्थ पर लगता है। और इसे वो सीधा सरकार को चुकाते हैं, मतलब किसी और पर पास ऑन नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बोझ आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसे डायरेक्ट कहते हैं। और ये अक्सर प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, टैक्स की रेट भी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इसके मुख्य उदाहरण हैं। अच्छा, और इसे भारत में कौन देखता है? इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT है। पहले वेल्थ टैक्स भी होता था, पर वो अब नहीं है। हाँ, कैपिटल गेन्स टैक्स और गिफ्ट टैक्स अभी भी डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। ठीक है। तो ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर। ये बिल्कुल उल्टा है ना? हाँ, सही कहा। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स और सर्विसेज पर। इसे कलेक्ट तो सेलर करता है, पर वो दाम बढ़ाकर आखिर में बोझ कंज्यूमर पर डाल देता है। तो इसे शिफ्ट किया जा सकता है। जी हाँ, और इसीलिए इसे अक्सर रिग्रेसिव माना जाता है। रिग्रेसिव क्यों? क्योंकि ये सब पर एक जैसा लगता है, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा। साबुन खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को उतना ही टैक्स देना पड़ता है। तो कम आय वालों पर इसका असर ज्यादा महसूस होता है। ये कंजम्पशन पर आधारित है, इनकम पर नहीं। और इसके उदाहरण? आजकल सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स तो शायद GST है। GST सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी है जो इंपोर्टेड सामान पे लगती है। कुछ चीजों पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी है। पहले तो बहुत सारे थे, वैट, सर्विस टैक्स, वो सब अब GST में आ गए हैं। हाँ, GST का जिक्र आया तो इस पे थोड़ी और बात करते हैं। 2017 में आया था ये, है ना? एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। जी हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। इसने कई पुराने टैक्सेस की जगह ली और ये डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल हाँ, मतलब टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां चीज इस्तेमाल हो रही है। हाँ बिल्कुल, जहाँ कंजम्पशन हो रहा है टैक्स वहीं जाएगा। पहले ओरिजिन बेस था, उसमें अलग दिक्कतें थी। और वो CGST, SGST, IGST, ये सब क्या है? वो डुअल GST का हिस्सा है। अगर एक ही राज्य में लेन देन हो तो CGST केंद्र को और SGST राज्य को जाता है। और अगर दो राज्यों के बीच हो तो IGST लगता है। इसे केंद्र कलेक्ट करके फिर डेस्टिनेशन स्टेट को उसका हिस्सा देता है। अच्छा, रेट्स भी तो अलग अलग हैं उसमें, 0%, 5%, 12%। हाँ, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग स्लैब्स हैं। और इसका मेन मकसद था एक यूनिफाइड मार्केट बनाना और टैक्स ऑन टैक्स मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करना। हाँ, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला सिस्टम इसीलिए है ना। जी बिल्कुल, ताकि हर स्टेज पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल सके और फाइनल प्रोडक्ट महंगा ना हो। चलिए, ये तो हुआ जीएसटी। अब एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है लाफर कर्व। ये क्या चीज है? हाँ, लाफर कर्व। इसे आर्थर लैफर ने पॉपुलराइज किया था। ये टैक्स रेट्स और सरकार को मिलने वाले टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिश्ता दिखाता है। रिश्ता? कैसा रिश्ता? ये एक कर्व जैसा है, उल्टे यू की तरह। ये दिखाता है कि जब टैक्स रेट 0% है तो रेवेन्यू भी शून्य, हाँ, वो तो जाहिर है। और जब टैक्स रेट 100% है तब भी रेवेन्यू शून्य हो जाता है। 100% पर शून्य? क्यों? क्योंकि फिर किसी के पास काम करने या कमाने का कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा। लोग या तो काम बंद कर देंगे या टैक्स चोरी करेंगे। ओह, तो मतलब बहुत ज्यादा टैक्स रेट भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। इस कर्व के मुताबिक 0% और 100% के बीच एक ऑप्टिमल रेट होता है जहां सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। उस पॉइंट के बाद रेट बढ़ाने पर रेवेन्यू घटने लगता है। तो सरकारों को ये ध्यान रखना होता है कि रेट्स बढ़ाने से हमेशा रेवेन्यू बढ़ेगा ही, ये जरूरी नहीं। सही कहा। एक सीमा के बाद रेट्स बढ़ाना उल्टा पड़ सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो सकती है। हालांकि वो ऑप्टिमल रेट क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है असल में। वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, कुछ और छोटे टैक्सेस का भी जिक्र है, जैसे पेपर टैक्स। ये क्या स्टैम्प ड्यूटी जैसा है? हाँ, संभवतः इशारा स्टैम्प ड्यूटी की तरफ ही है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स पे लगता है, जैसे प्रॉपर्टी के कागजात, अग्रीमेंट्स वगैरह। ठीक है। और सरचार्ज, ये इनकम टैक्स के ऊपर लगता है? जी, ये एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स है जो ज्यादा इनकम वाले लोगों या कंपनियों पे लगता है, उनकी टैक्स लायबिलिटी पर एक अतिरिक्त परसेंटेज। और सेस, ये भी टैक्स के ऊपर? हाँ, सेस भी टैक्स के ऊपर लगता है, पर इसका पैसा किसी खास मकसद के लिए ईयरमार्क्ड होता है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसका पैसा सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही खर्च होगा। अच्छा, तो सरचार्ज का पैसा कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, पर सेस का पैसा उसी खास काम में। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है। एक और है पिगोवियन टैक्स। ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, पिगोवियन टैक्स उन चीजों पर लगता है जिनसे समाज को नुकसान होता है, जिसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं, जैसे प्रदूषण। अच्छा, मतलब प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पे टैक्स। हाँ, या फिर कार्बन टैक्स या तंबाकू पर भारी टैक्स। मकसद होता है कि उस हानिकारक गतिविधि को महंगा बनाकर कम किया जाए। समझ गया। तो ये थे कुछ और टैक्सेस। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जीएसटी ने कैसे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बदला। हाँ, और लैफो कर्व से समझा कि टैक्स रेट्स का रेवेन्यू पर क्या असर होता है। साथ ही सरचार्ज, सेस, पिगोवियन टैक्स जैसे टूल्स कैसे अलग-अलग मकसदों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये साफ है कि टैक्स सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का तरीका नहीं है। ये इकोनॉमिक बिहेवियर बदलने, सोशल गोल्स हासिल करने का भी एक जरिया है। बिल्कुल, ये आय के पुनर्वितरण में भी मदद करते हैं। टैक्स पॉलिसी बनाना एक बहुत ही नाजुक संतुलन का काम है। सही कहा। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और मनी एंड बैंकिंग। हम लोग आरबीआई के फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, भारत में बैंकिंग सिस्टम का विकास कैसे हुआ और कुछ दूसरे अहम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बात करेंगे। बढ़िया। समझेंगे कि ये सब मतलब कैसे काम करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इनकी अहमियत क्या है। तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी से ही शुरू करते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। असल में ये है क्या और इसे तय कौन करता है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आप कह सकते हैं आरबीआई का एक तरीका है, एक टूल है, जिससे वो देश में मनी सप्लाई यानी कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, ब्याज दरें मतलब इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट अवेलेबिलिटी यानी कितना उधार मिलेगा, इन सबको कंट्रोल करता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी यानी महंगाई, इन्फ्लेशन को काबू में रखना और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देना। अच्छा, तो मतलब दो मुख्य लक्ष्य हो गए, महंगाई रोकना और ग्रोथ बढ़ाना। हाँ बिल्कुल, एक संतुलन बनाना होता है। और ये फैसले लेता कौन है? आरबीआई खुद या कोई कमेटी? ये फैसले लेती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे एमपीसी कहते हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई से होते हैं जिनमें गवर्नर भी शामिल है और 3 सदस्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अच्छा। और ये कमेटी हर 2 महीने में मिलती है पॉलिसी रेट्स तय करने के लिए, जैसे कि रेपो रेट, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो एमपीसी ने फैसला ले लिया।
अब आरबीआई उसे लागू कैसे करता है, मतलब जमीन पर कैसे उतारता है? कौन से टूल्स हैं उसके पास? आरबीआई के पास मोटे तौर पर 2 तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। हाँ, क्वांटिटेटिव टूल्स वो हैं जो सीधे सीधे पूरी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई पर असर डालते हैं। अच्छा। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर? इसका मतलब है कि बैंकों को अपने पास जो कुल जमा पैसा है, जिसे टेक्निकली नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज या एनडीटीएल कहते हैं। एनडीटीएल मतलब सेविंग अकाउंट और एफडी वगैरह का पैसा? हाँ बिल्कुल। तो उस एनडीटीएल का एक फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना जरूरी होता है। आरबीआई के पास? जी हाँ, आरबीआई के पास। और इस पैसे पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। कोई ब्याज नहीं? ओके। दूसरा है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एसएलआर? इसमें बैंकों को अपने एनडीटीएल का एक हिस्सा अपने पास ही रखना होता है, लेकिन वो कैश, गोल्ड या सरकारी सिक्योरिटीज जैसे लिक्विड एसेट्स के रूप में हो सकता है। अच्छा, ये बैंक अपने पास रखते हैं? हाँ, और इस पर बैंक ब्याज कमा सकते हैं अगर वो सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं तो। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर समझ आया। अब ये बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लंबे समय के लिए कर्ज देता है। इसमें आमतौर पर कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल नहीं लिया जाता। लंबे समय के लिए बिना सिक्योरिटी के। फिर आता है रीपो रेट, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। हाँ, रिपो रेट तो हर 2 महीने में सुनते हैं। रीपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए कर्ज देता है, और इसके बदले में बैंक आरबीआई के पास सरकारी सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं। अच्छा, तो ये शॉर्ट टर्म वाला है, सिक्योरिटीज के बदले? जी, जब आरबीआई रीपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है। और फिर बैंक्स भी आगे लोन महंगा कर देते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन। अच्छा, तो इसका असर सीधा हम पर पड़ता है? बिल्कुल। और फिर है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो? ये उल्टा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये वो दर है जो आरबीआई बैंकों को देता है जब बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। एक तरह से आरबीआई बैंकों से उधार ले रहा है। अच्छा, आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है इस पर? जी, और एक और टूल है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ ये क्या है? ये बैंकों के लिए एक तरह की इमरजेंसी विंडो है। अगर किसी बैंक को अचानक रात भर के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो एमएसएफ के तहत आरबीआई से उधार ले सकता है। इमरजेंसी के लिए? हाँ, और इसकी ब्याज दर आमतौर पर रेपो रेट से थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, तो ये सारे हो गए क्वांटिटेटिव टूल्स, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाजार में महंगाई बहुत बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करेगा? इन रेट्स को बढ़ा देगा। हाँ बिल्कुल, अगर महंगाई ज्यादा है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है, सीआरआर बढ़ा सकता है। इससे बैंकों के पास उधार देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, बाजार में मनी सप्लाई कम होगी और महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसे कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस, ठीक है। और अगर अर्थव्यवस्था सुस्त है, मंदी जैसे हालात हैं, तब आरबीआई उल्टा करेगा, वो रेट्स घटाएगा, जैसे रेपो रेट कम कर देगा, ताकि बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो, वो आगे ज्यादा लोन दे, लोग ज्यादा खर्च करें, निवेश बढ़े और इकोनॉमी में जान आए। इसे कहते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी या डविश स्टांस। डविश स्टांस, समझ गया। अच्छा, वो दूसरे तरह के टूल्स भी थे क्वालिटेटिव वाले, उनका क्या काम है? हाँ, क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल किसी खास सेक्टर को टारगेट करने के लिए होता है। मतलब वो पूरी इकोनॉमी पर असर डालने के बजाय किसी विशेष क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो को प्रभावित करते हैं। अच्छा, जैसे? या सलाह। ओके, सलाह देना। हाँ। और एक होता है डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो आरबीआई उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकता है, जैसे जुर्माना लगाना या कुछ प्रतिबंध लगाना। क्रेडिट रैशनिंग भी हो सकती है, मतलब किसी खास काम के लिए लोन की सीमा तय कर देना। ठीक है, तो ये पॉलिसी और उसके टूल्स की बात हुई। अब आते हैं उस संस्था पर जो ये सब करती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी कहानी क्या है, कब बना, कैसे बना? आरबीआई, जैसा कि हम जानते हैं, भारत का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1935, आजादी से पहले। हाँ बिल्कुल। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसके पीछे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशें थीं। हिल्टन यंग कमीशन, ये नाम याद रखना होगा। जी जरूर। शुरुआत में ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था,
लेकिन 1 जनवरी 1949 को आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तब से ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। 1949 में नेशनलाइजेशन। और इसका हेड ऑफिस? शुरुआत में कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई ट्रांसफर हो गया। तब से मुंबई में ही है। और पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर एक अंग्रेज थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। हाँ, और पहले भारतीय गवर्नर थे श्री सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। ये नाम भी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, आरबीआई के मुख्य काम क्या हैं? इसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कहते हैं। बैंकर्स बैंक इसलिए क्योंकि ये देश के सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए वही काम करता है जो एक कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है। मतलब ये बैंकों के खाते रखता है, उन्हें जरूरत पड़ने पर लोन देता है, उनके कैश रिजर्व्स रखता है। ये बैंकों का रेगुलेटर और सुपरवाइजर भी है। उनके कामकाज पर नजर रखता है, नियम बनाता है। अच्छा, बैंकों का बैंक और उनका रेगुलेटर। और क्या काम है? ये सरकार का भी बैंकर है, केंद्र और राज्य सरकारों के खाते मैनेज करता है, उनकी तरफ से पैसे लेता देता है, उन्हें सलाह देता है। सरकार का बैंकर भी? हाँ, मॉनेटरी अथॉरिटी तो है ही, जैसा हमने अभी बात की, पॉलिसी बनाता है। ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का प्रबंधक भी है। फॉरेक्स रिजर्व्स भी आरबीआई संभालता है? जी, और सबसे आम काम जो हम देखते हैं, करेंसी जारी करना। नोट छापना? हाँ, नोट छापना और उन्हें सर्कुलेट करना। लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या? 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है, आरबीआई नहीं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। 1 रुपए का नोट और सिक्के फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाकी सब आरबीआई। सही। और एक बहुत जरूरी काम है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी उम्मीद। हाँ, एक तरह से अगर कोई बैंक मुश्किल में है, उसे कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा, तो वो आखिरी उम्मीद के तौर पर आरबीआई के पास जा सकता है। आरबीआई उसकी मदद कर सकता है ताकि वो बैंक डूबे नहीं और लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम पर बना रहे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। निसंदेह। अब अगर हम भारत में बैंकिंग के इतिहास को देखें, तो आरबीआई तो 1935 में आया। उससे पहले भी बैंक थे। हाँ, बिल्कुल। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत काफी पहले हो गई थी। पहला बैंक माना जाता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हालांकि ये ज्यादा चला नहीं। 1770, काफी पुराना है। हाँ, फिर अंग्रेजों के समय में 3 बड़े बैंक बने, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा जाता था। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। प्रेसिडेंसी बैंक्स। इन तीनों को 1921 में मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जी। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आजादी के बाद 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बन गया। एसबीआई आज देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। और बैंकों का नेशनलाइजेशन, वो कब और क्यों हुआ? नेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा कदम था। 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया था। और फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था बैंकिंग सेवाओं को देश के कोने-कोने तक, खासकर ग्रामीण इलाकों और गरीब लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोन सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही ना मिले। बिल्कुल, कृषि, छोटे उद्योग, इन सबको प्राथमिकता मिले। ठीक है, तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के अलावा कुछ और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो जरूरी हैं? हाँ, कई हैं। संक्षेप में बात करें तो एक है नाबार्ड। नाबार्ड बैंक्स को रेगुलेट भी करती है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड। ठीक है। फिर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सीबी तो शेयर बाजार वाला है ना? हाँ, बिल्कुल। इसकी स्थापना तो 1988 में हो गई थी, लेकिन इसे कानूनी शक्तियां, स्टैट्यूटरी पावर्स 1992 में मिली। ये भारत में सिक्योरिटीज मार्केट यानी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स इत्सेट्रा को रेगुलेट करता है। निवेशकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य काम है। निवेशकों की सुरक्षा जरूरी है। बहुत जरूरी। फिर है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, ये छोटे उद्योगों के लिए होगा? एकदम सही। ये एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के विकास के लिए काम करता है, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देता है। एमएसएमईज के लिए सिडबी। और एक और कैटेगरी है एनबीएफसीज की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसीज, ये बैंक नहीं है? नहीं, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता।
ये लोगों से डिमांड डिपॉजिट्स जैसे सेविंग या करंट अकाउंट नहीं ले सकते, लेकिन ये लोन देने जैसे कई काम करते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब एनबीएफसीज के उदाहरण हैं। अच्छा, और इन्हें कौन रेगुलेट करता है? ज्यादातर एनबीएफसीज को आरबीआई ही रेगुलेट करता है। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी देखता है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख संस्थान हो गए। अब थोड़े कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। मनी सप्लाई की बात हुई थी, इसे मापते कैसे हैं? M0, M1, M3, ये सब क्या है? हाँ, ये मनी एग्रीगेट्स कहलाते हैं। अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सप्लाई है, इसे मापने के अलग अलग पैमाने हैं। M0 को कहते हैं रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी। इसमें वो करेंसी शामिल है जो सर्कुलेशन में है, साथ ही बैंकों का आरबीआई के पास डिपॉजिट और आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट्स। M0 इक्वल्स टू रिजर्व मनी। हाँ, फिर आता है M1, जिसे नैरो मनी कहते हैं। ये सबसे लिक्विड फॉर्म है मनी की। लिक्विड मतलब? आसानी से खर्च होने वाली, हाँ बिल्कुल। जिसे आप तुरंत लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकें। M1 में शामिल है लोगों के पास जो नकदी, करेंसी नोट्स और सिक्के हैं, प्लस बैंकों के पास लोगों का डिमांड डिपॉजिट्स जैसे करंट और सेविंग अकाउंट का पैसा, और आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट्स। तो M1 इज इक्वल्स टू जनता के पास नकदी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट्स। सही। फिर आता है M3, जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं। ब्रॉड मनी। इसमें M1 का सारा पैसा तो शामिल है ही, साथ में बैंकों के पास लोगों के टाइम डिपॉजिट्स भी जुड़ जाते हैं। टाइम डिपॉजिट्स मतलब? फिक्स्ड डिपॉजिट्स FDs और रिकरिंग डिपॉजिट्स RDs। जी हाँ। क्योंकि FD और RD का पैसा आप तुरंत नहीं निकाल सकते, वो M1 जितना लिक्विड नहीं है, इसलिए M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M3 भारत में मनी सप्लाई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पैमाना है। अच्छा, तो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, ये समझ आया। एक और टर्म है जो कभी कभी सुनने में आता है, लिक्विडिटी ट्रैप। ये क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप, हाँ, ये एक थोड़ी अजीब सी स्थिति है इकोनॉमी में। ये तब होती है जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत बहुत कम हो जाते हैं। बहुत कम, जैसे शून्य के करीब? हाँ, शून्य के करीब या बहुत ही कम। ऐसी स्थिति में लोग और बैंक ये उम्मीद करने लगते हैं कि अब ब्याज दरें और नीचे नहीं जाएंगी, बल्कि भविष्य में बढ़ेंगी ही। तो वो लोग पैसा खर्च करने या बॉन्ड्स वगैरह में निवेश करने की बजाय नकदी मतलब कैश अपने पास रखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी निवेश किया और कल ब्याज दरें बढ़ गईं तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो लोग पैसा पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ, और इसका नतीजा ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बेअसर हो जाती है। आरबीआई अगर ब्याज दरें और कम भी कर दे या बाजार में और पैसा डाले भी, तो भी लोग खर्च नहीं करते, निवेश नहीं करते। इकोनॉमी फंसी रह जाती है। इसे ही लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। यदि मॉनेटरी पॉलिसी काम करना बंद कर देती है, ये तो खतरनाक स्थिति है। हाँ, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए। ठीक है, और आखिर में ये बाज़ेल नॉर्म्स क्या हैं? इनका जिक्र भी आता है बैंकिंग के संदर्भ में। बाज़ेल नॉर्म्स ये बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम है, इंटरनेशनल बैंकिंग सुपरविजन स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेशनल? हाँ, इन्हें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो कि बासेल स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहाँ की बाज़ेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS जारी करती है। अच्छा, और इनका मकसद क्या है? इनका मुख्य मकसद है दुनिया भर के बैंकों के रेगुलेशन को मजबूत करना, उनमें कोऑर्डिनेशन लाना और खास तौर पर उनके रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। रिस्क मैनेजमेंट? हाँ, ये तय करते हैं कि बैंकों के पास अपनी जोखिमों, रिस्क्स को झेलने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी मतलब मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। इसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कहते हैं। ताकि अगर बैंक को घाटा हो तो वो डूब ना जाए। बिल्कुल, ताकि वो अपने घाटे एब्जॉर्ब कर सकें और डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रहे और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहे। इसके कई चरण आए हैं, बेज़ल 1, बेज़ल 2 और अभी बेज़ल 3 चल रहा है, जो 2008 के वित्तीय संकट के बाद और सख्त नियम लेकर आया। तो ये बैंकों को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए है। जी हाँ, ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग से जुड़ी कुछ मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण बातें। हाँ, हमने काफी कुछ कवर किया। हमने आरबीआई को समझा, उसके टूल्स देखे, भारत के बैंकिंग इतिहास पर नजर डाली और कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स जैसे मनी एग्रीगेट्स, लिक्विडिटी ट्रैप और बेज़ल नॉर्म्स को भी समझने की कोशिश की। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के दो बहुत ही अहम पहलुओं पर बात करेंगे। जी। एक तो है पॉवर्टी यानी गरीबी, और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे हम BOP कहते हैं। हाँ, चलिए तो फिर पॉवर्टी से शुरू करते हैं। जी। मोटे तौर पर देखें तो दो तरह की गरीबी पर ज्यादा बात होती है,
एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी? जहां मतलब लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती, खाना, पानी, घर, ये सब। हाँ, और दूसरी है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब समाज का जो एवरेज इनकम लेवल है उसके मुकाबले में कोई कितना गरीब है। अच्छा। भारत में अगर देखें तो पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम नीति आयोग की देखरेख में होता है। और डेटा कहाँ से आता है? डेटा आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से, मतलब NSSO से, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर बेस्ड होता है। यानी कितना खर्च कर रहे हैं लोग? हाँ, और जो परिवार एक तय न्यूनतम खर्च से कम कर पाते हैं उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब BPL माना जाता है। अच्छा, वैसे आजादी से पहले भी तो दादा भाई नौरोजी ने इस पर लिखा था। हाँ, उनकी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका जिक्र था। फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी, बॉम्बे प्लान, इन्होंने भी काम किया। आजादी के बाद कौन सी कमिटीज अहम रहीं? आजादी के बाद पहला सिस्टमैटिक असेसमेंट VM डंडेकर और N रथ ने किया 1971 में। फिर 1979 में आई अलाग कमेटी। अलाग कमेटी ने क्या खास किया? उन्होंने पहली बार गांव और शहर के लिए अलग-अलग कैलोरी नॉर्म्स दिए। गांव के लिए 2400 कैलोरी, शहर के लिए 2100। ये एक बड़ा कदम था। जी। फिर आई लकड़ावाला कमेटी 1993 में, जिसने स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस की बात की, CPIW और CPIAL को आधार बनाकर। और तेंदुलकर कमेटी, सुना है उसने काफी कुछ बदला। हाँ बिल्कुल, 2005 की तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी को सिर्फ कैलोरी से नहीं जोड़ा। तो फिर कैसे? उन्होंने परचेजिंग पावर पैरिटी को देखा और शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो खर्च होता है उसको भी शामिल किया। ये एक अहम बदलाव था। अच्छा, उनके हिसाब से गरीबी रेखा क्या थी? 2011-12 के लिए गांव में करीब 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहर में 1000 रुपए। इसके बाद रंगाराजन कमेटी भी आई 2012 में। हाँ, रंगाराजन कमेटी ने फूड आइटम्स के अलावा जो जरूरी नॉन फूड खर्चे हैं जैसे कपड़े, किराया, ट्रांसपोर्ट, उनको भी शामिल किया और पोषण के लिए प्रोटीन फैट पर भी ध्यान दिया। इनके हिसाब से गरीबी कितनी थी? उनके अनुसार 2011-12 में करीब 29.5%। अगर ट्रेंड्स देखें तो क्या गरीबी कम हुई है? हाँ, 2004-5 से 2011-12 के बीच गरीबी में कमी आई थी। और अगर राज्यों की बात करें तो 2011-12 में सबसे ज्यादा गरीबी थी छत्तीसगढ़ में और सबसे कम गोवा में। एक टर्म इस्तेमाल होता है हेड काउंट रेशियो, HCR। हाँ, वो क्या बताता है? HCR बताता है कि कुल आबादी में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। लेकिन क्या गरीबी सिर्फ पैसे या खर्च की कमी है? आजकल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी बात होती है। बिल्कुल सही। MPI, जिसे UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2010 में इंट्रोड्यूस किया। ये क्या मापता है? ये 3 डायमेंशंस देखता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इनमें कुल 10 इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब गरीबी को कई पहलुओं से देखना। जी हाँ। और भारत का अपना MPI भी है? हाँ, नेशनल MPI, जिसे नीति आयोग ने 2021 में जारी किया। इसमें 12 इंडिकेटर्स हैं। और इसके क्या नतीजे हैं? अच्छी खबर ये है कि नीति आयोग के मुताबिक पिछले 9 सालों में करीब 24.48 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में देखा गया। हालांकि 2023 के आंकड़ों में सबसे ज्यादा MPI बिहार में था और सबसे कम केरला में। चलिए, तो ये गरीबी पर काफी अच्छी चर्चा हुई। अब हम दूसरे अहम टॉपिक पर आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP। ये क्या होता है? देखिए, BOP एक देश का बाकी दुनिया के साथ एक निश्चित समय में, मान लीजिए 1 साल में, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। अच्छा, मतलब सारे पैसे के लेन देन का हिसाब। हाँ बिल्कुल। इसके 2 मेन हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? इसमें आता है वस्तुओं का व्यापार, मतलब ट्रेड इन गुड्स, जैसे मशीनें, कपड़े, इन्हें विजिबल आइटम्स भी कहते हैं। ठीक है। फिर आता है सेवाओं का व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज, जैसे IT सर्विसेज, टूरिज्म, शिपिंग, इन्हें इनविजिबल आइटम्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि दिखती नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा है ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे विदेशों में काम करने वाले जो पैसा घर भेजते हैं, रेमिटेंसेस या फिर कोई ग्रांट मिल गई, इनके बदले कुछ देना नहीं होता। अच्छा, और अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करें और एक्सपोर्ट कम तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब CAD। और दूसरा हिस्सा आपने बताया कैपिटल अकाउंट। उसमें क्या है? कैपिटल अकाउंट में मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं,
जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। एफडीआई तो लंबे समय के लिए होता है ना? हाँ, ये लॉन्ग टर्म होता है और अक्सर मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ आता है। दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। ये शॉर्ट टर्म होता है, जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में निवेश। वैसे याद रखने वाली बात है कि 2020 में डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लिमिट बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। आपने कैड की बात की, एक ट्विन डेफिसिट शब्द भी सुनने में आता है। ट्विन डेफिसिट का मतलब है जब देश में करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ साथ फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा भी हो। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। 1991 में भारत ने एक बड़ा बीओपी संकट झेला था, है ना? हाँ, वो बहुत गंभीर संकट था। हमारे पास इंपोर्ट्स का बिल चुकाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग खत्म हो गए थे। और उसी के बाद बड़े आर्थिक सुधार हुए। जी हाँ, उसी संकट के बाद भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए गए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये दिखाता है कि बीओपी कितना महत्वपूर्ण है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इन्हें कौन रखता है? इन्हें आरबीआई रखता है। ये रिजर्व्स हमें इंपोर्ट कवर देते हैं और अगर कोई बाहरी आर्थिक झटका लगे तो उससे बचाते हैं। इनमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें मुख्य रूप से फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, मतलब डॉलर, यूरो वगैरह। फिर गोल्ड रिजर्व्स होते हैं। सोना भी? हाँ, सोना। फिर आईएमएफ से मिले स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर्स, और आईएमएफ के पास हमारी रिजर्व ट्रांच पोजीशन होती है। एसडीआर्स को पेपर गोल्ड भी कहते हैं शायद? हाँ, बिल्कुल। ये आईएमएफ की एक आरक्षित संपत्ति है। इसकी वैल्यू 5 प्रमुख मुद्राओं की बास्केट पर आधारित है: डॉलर, यूरो, येन, युआन और पाउंड। अच्छा। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स विंस कहते हैं क्योंकि वो 1944 में एक साथ बने थे। जी हाँ, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अच्छा। एक्सचेंज रेट से जुड़े कुछ शब्द हैं, डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। हाँ, इनमें क्या फर्क है? देखिए, डिप्रिसिएशन तब होता है जब बाजार की ताकतों की वजह से, मतलब डिमांड सप्लाई से, घरेलू मुद्रा की वैल्यू विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम हो जाती है। और डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन सरकार करती है जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में वो जानबूझकर अपनी मुद्रा की वैल्यू कम करती है। इसी तरह अप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन होते हैं जब वैल्यू बढ़ती है। बैंकिंग में नोस्ट्रो और वुस्ट्रो अकाउंट भी होते हैं। हाँ, नोस्ट्रो का मतलब है हमारा खाता किसी विदेशी बैंक में। वोस्ट्रो मतलब तुम्हारा, यानी किसी विदेशी बैंक का खाता हमारे देश के बैंक में। ये विदेशी व्यापार में काम आते होंगे? जी, और इन सब विदेशी मुद्रा लेन देन को रेगुलेट करने के लिए अब FEMA कानून है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसने पुराने फेरा कानून की जगह ली। हाँ, फेरा जो 1973 का था वो काफी सख्त था। फीमा थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक है विदेशी व्यापार और भुगतान के लिए। आखिर में एक और चीज, आय की असमानता को कैसे मापते हैं? उसके लिए लॉरेंस कर्व इस्तेमाल होता है, जो एक ग्राफ है, और जीनी कोएफिशिएंट जो 0 से 1 के बीच एक नंबर होता है। जीरो मतलब? 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी सबकी आय बराबर, और 1 का मतलब है परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब सारी आय एक ही व्यक्ति के पास। तो आज हमने गरीबी के अलग अलग आयाम देखे, उसे मापने के तरीके समझे। हाँ, और साथ ही देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन यानी बीओपी की बारीकियों को भी जाना। ये दोनों ही विषय भारत की आर्थिक नीतियों और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी कम करना और भुगतान संतुलन बनाए रखना दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल, और ये देखना भी दिलचस्प है कि समय के साथ गरीबी की परिभाषा कैसे बदली है और कैसे बीओपी की स्थिति देश की नीतियों को दिशा देती है, जैसा 1991 में हुआ। सही कहा। ये आर्थिक संकेतक सिर्फ नंबर नहीं है, ये देश की प्रगति और लोगों के जीवन स्तर को दिखाते हैं। आज हम भारत की आर्थिक कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे अहम हिस्से पर बात करेंगे। मेरा मतलब है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ईयर प्लान्स, और साथ में वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। आजादी के बाद की कहानी है ये। अच्छा, पर ये प्लानिंग की सोच तो आज़ादी से पहले भी शुरू हो गई थी ना? जैसे 1938 में वो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। फिर जैसे 1944 में कुछ बड़े उद्योगपतियों का बॉम्बे प्लान आया। उन्होंने भी सोचा था कि आज़ादी के बाद कैसे इंडस्ट्रीज लगेंगी, क्या होगा। और वो गांधीयन प्लान भी था शायद, और पीपल्स प्लान। जी हाँ, श्रीमन नारायण अग्रवाल का गांधीयन प्लान था, जो गांव और छोटे उद्योगों पर आधारित था। MN रॉय का पीपल्स प्लान था, जो थोड़ा समाजवादी झुकाव रखता था।
और फिर जयप्रकाश नारायण का सर्वोदया प्लान भी था 1950s में। तो मतलब आज़ादी के आसपास कई सारे आइडियाज हवा में थे। तो ये सब एक तरह से जमीन तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन बना और तब शुरू हुआ पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला। और इन सभी योजनाओं के कुछ बुनियादी लक्ष्य रखे गए जो लगभग कॉमन रहे। क्या थे वो लक्ष्य? देखिए, 4 मुख्य स्तंभ थे। पहला, ग्रोथ यानी अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाना। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सबको आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी लाना। ठीक है। तीसरा, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, कि हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें, दूसरों पर निर्भरता कम हो। और चौथा, इक्विटी यानी समानता, विकास का फायदा सब तक पहुंचे, अमीर गरीब का फासला कम हो। ये तो बड़े लक्ष्य थे। तो पहली योजना 1951 से 56, इसके बारे में बताइए। ये हार्वर्ड डोमर मॉडल पर थी, ये सुना है। हाँ, पहली योजना, देखिए उस वक्त देश नया नया आज़ाद हुआ था, बंटवारे का असर था, खाने की कमी थी, तो जाहिर है फोकस एग्रीकल्चर पर था। ये हार्वर्ड डोमर मॉडल मूल रूप से कहता है कि ग्रोथ निवेश पर निर्भर करती है। तो सरकार ने निवेश किया खासकर सिंचाई में। जैसे वो भाखड़ा नांगल बांध। हाँ, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स इसी दौरान शुरू हुए। और कृषि उत्पादन बढ़ाना पहला मकसद था। और ये सफल रही थी। हाँ, ये उम्मीद से ज्यादा सफल रही। लक्ष्य रखा था 2.1% सालाना ग्रोथ का, पर हासिल हुई 3.6%। तो शुरुआत अच्छी हुई। इसी दौरान भूमि सुधारों पर भी काम शुरू हुआ, जैसे जमींदारी प्रथा खत्म करना। बाद में लैंड सीलिंग एक्ट भी आया, हालांकि वो लागू होने में वक्त लगा। अच्छा, फिर आई दूसरी योजना 1956 से 61। यहाँ तो सुना है फोकस एकदम बदल गया, पीसी मालानोबिस मॉडल। बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट था। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो खुद प्लानिंग कमीशन के सदस्य थे, उनका ये मॉडल था। उन्होंने कहा कि अगर देश को तेजी से इंडस्ट्रियलाइज करना है तो हमें भारी उद्योगों मतलब हेवी इंडस्ट्रीज पर जोर देना होगा। मशीन बनाने वाले उद्योग, स्टील, कैपिटल गुड्स। तो मतलब एग्रीकल्चर से हटकर हेवी इंडस्ट्री पर फोकस। हाँ, उनका मानना था कि एक बार हमारी इंडस्ट्रीज मजबूत हो गईं तो फिर बाकी सेक्टर अपने आप आगे बढ़ेंगे। इसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर कहते हैं। और इसी सोच के तहत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में बड़े बड़े सरकारी स्टील प्लांट्स लगाए गए, विदेशी मदद से। और ये योजना कैसी रही? लक्ष्य था 4.5% का। हाँ, लक्ष्य 4.5% था और हासिल हुआ करीब 4.3%। तो लक्ष्य के काफी करीब थी, लेकिन इस स्ट्रेटजी की आलोचना भी हुई कि कृषि को नजरअंदाज किया गया और कंज्यूमर गुड्स पर कम ध्यान दिया गया। अब आते हैं तीसरी योजना पर, 1961 से 66। इसका लक्ष्य था सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना, पर ये तो शायद असफल रही। हाँ, ये योजना बहुत मुश्किल दौर से गुजरी। लक्ष्य तो ऊंचा था 5.6% ग्रोथ का, पर पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, और उसी दौरान 1965-66 में देश में भयंकर सूखा पड़ा। अरे बाप रे, एक के बाद एक मुसीबतें। बिल्कुल, रक्षा खर्च बढ़ गया, अनाज बाहर से मंगाना पड़ा, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने लगा। नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ रेट गिरकर सिर्फ 2.5% रह गया। महंगाई बहुत बढ़ गई। तो ये योजना अपने लक्ष्यों से कोसों दूर रह गई। और इसी नाकामी के बाद फिर प्लान हॉलिडे आया 1966 से 69 तक। हाँ, बिल्कुल। हालात इतने खराब थे कि चौथी पंचवर्षीय योजना तुरंत शुरू नहीं की जा सकी, तो 3 साल तक एनुअल प्लान्स बनाए गए। फोकस उस वक्त खाने की कमी दूर करने और कीमतों को स्थिर करने पर था। पर हाँ, इसी प्लान हॉलिडे के दौरान ही हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर अनाज उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, ये अहम बात है। फिर चौथी योजना शुरू हुई 1969 से 74। इसमें क्या खास था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस की बात की गई। हाँ, मतलब स्थिरता के साथ विकास और धीरे धीरे आत्मनिर्भरता हासिल करना। इस दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। सरकार का कहना था कि इससे बैंकिंग सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचेंगी और जरूरी सेक्टरों को कर्ज मिलेगा। दूसरी बड़ी घटना थी 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसे
स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया। पोखरण में। हाँ, तो ये योजना कैसी रही ओवरऑल? देखिए, ये योजना भी लक्ष्य से पीछे रह गई। लक्ष्य 5.6% का था, लेकिन हासिल हुआ सिर्फ 3.3%। उस दौरान भी मुश्किलें थीं, जैसे 1971 का बांग्लादेश युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट ऑयल क्राइसिस 1973 का। अब आते हैं 5वीं योजना पर, 1974 से 78। इसका तो नारा ही बहुत मशहूर है, गरीबी हटाओ। हाँ, इंदिरा गांधी का ये नारा बहुत पॉपुलर हुआ था। इस योजना का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर था। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी को सीधे टारगेट किया गया। इसके लिए कुछ खास कार्यक्रम भी शुरू हुए? जी हाँ, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP 1974 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे प्राइमरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, सड़कें, बिजली मुहैया कराना। फिर 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम आया, जिसमें गरीबी, असमानता और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कई कदम शामिल थे। तो क्या ये योजना गरीबी हटाने में कामयाब रही? देखिए, ये योजना ग्रोथ के लिहाज से मध्यम रूप से सफल रही। लक्ष्य 4.4% था और हासिल हुआ 4.8%। पर 1975 में इमरजेंसी लग गई और फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, जिसने इस योजना को कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले 1978 में ही खत्म कर दिया। अच्छा, और फिर उन्होंने रोलिंग प्लान शुरू किया 1978-80। हाँ, जनता सरकार ने पंचवर्षीय योजना की जगह रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें हर साल योजना का मूल्यांकन करके अगले साल के लिए उसे बदला जा सकता था। पर 1980 में फिर कांग्रेस सरकार आ गई और उसने ये रोलिंग प्लान बंद करके वापस पंचवर्षीय योजना का पैटर्न शुरू कर दिया। तो ये रोलिंग प्लान ज्यादा चला नहीं? नहीं, बस 2 साल ही रहा। ठीक है। फिर छठी योजना 1980 से 85, इसमें भी गरीबी घटाने पर फोकस रहा? हाँ, बिल्कुल। गरीबी उन्मूलन और रोजगार पैदा करना इसके मुख्य लक्ष्य थे। कई महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसी दौरान शुरू हुए, जैसे ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और नाबार्ड की स्थापना। हाँ, ये बहुत अहम था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, जो आज भी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए फाइनेंस का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ये योजना काफी सफल मानी जाती है। लक्ष्य 5.2% ग्रोथ का था और हासिल हुई 5.7%। बहुत बढ़िया। इसके बाद 7वीं योजना 1985-90 आई होगी, पर 8वीं योजना 1990-97 ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आई। बिल्कुल। बीच में 1990-92 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण फिर से 2 साल एनुअल प्लान्स चले। फिर 1991 में भारत ने बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम LPG कहते हैं। हाँ, वो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का दौर। सही। तो 8वीं योजना इन सुधारों की पृष्ठभूमि में आई। इसका फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास पर था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये उदारीकरण का दौर था, तो अर्थव्यवस्था को खुलने पर जोर था। और ये योजना काफी सफल रही थी, है ना? हाँ, बहुत सफल रही। लक्ष्य 5.6% का था और ग्रोथ रेट मिली 6.8%। इसने दिखाया कि उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। अच्छा, 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं योजनाएं भी आईं, और फिर 12वीं योजना 2012-17 जो आखिरी साबित हुई। इसका थीम क्या था? 12वीं योजना का थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी तेज, ज्यादा समावेशी और टिकाऊ विकास। समावेशी मतलब विकास का फायदा सब तक पहुंचे, और टिकाऊ मतलब पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। और फिर 2015 में प्लानिंग कमीशन को ही भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया। ये बदलाव क्यों किया गया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव था। प्लानिंग कमीशन एक तरह से केंद्र सरकार का एक्सटेंशन था, जो ऊपर से नीचे टॉप डाउन योजनाएं बनाता था और राज्यों को फंड आवंटित करता था। उस पर आरोप लगते थे कि वो राज्यों की जरूरतों को ठीक से नहीं समझता और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अपनाता है। तो नीति आयोग कैसे अलग है? नीति आयोग को एक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में बनाया गया है। इसका काम योजना बनाना और फंड बांटना नहीं है। ये केंद्र और राज्यों को नीतिगत सलाह देता है।
ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद पर जोर देता है, जिसमें राज्य ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बॉटम अप अप्रोच की बात करता है, यानी नीतियां जमीनी हकीकत और राज्यों की भागीदारी से बने। तो मतलब प्लानिंग कमीशन की केंद्रीकृत मॉडल से हटकर एक ज्यादा सलाहकारी और सहयोगी मॉडल की तरफ। हाँ, बिल्कुल यही। नीति आयोग का फोकस अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पर है, न कि 5 साल के प्लान बनाने पर। इस पूरी यात्रा को समझना वाकई आज की भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग वक्त पर अपनाई गई नीतियों ने देश के आर्थिक ढांचे को, उसकी ताकतों और कमजोरियों को शक्ल दी है। बिल्कुल सही कहा। हर दौर की अपनी चुनौतियां थीं, अपनी प्राथमिकताएं थीं, और उन्हीं के हिसाब से नीतियां बनी और बदली। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। अब जरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस IPRs पर आते हैं। ये क्या थे? IPRs वो सरकारी नीतियां थीं जो देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा तय करती थीं। कौन से उद्योग लगेंगे, पब्लिक सेक्टर की क्या भूमिका होगी, प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं, ये सब इन पॉलिसीज में तय होता था। आजादी के बाद पहली पॉलिसी कब आई? पहली IPR 1948 में आई। इसने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ, उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया और यहीं से लाइसेंस राज की शुरुआत भी हुई। मतलब उद्योग लगाने के लिए सरकारी लाइसेंस लेना जरूरी हो गया। और इसी से जुड़ी कार्वे कमेटी भी थी 1955 की। हाँ, कार्वे कमेटी ने ग्रामीण और लघु उद्योगों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI के महत्व पर जोर दिया, खासकर रोजगार पैदा करने के लिए। फिर 1956 का IPR आया, जिसे आपने पहले भी मेंशन किया था। हाँ, IPR 1956 बहुत ही लैंडमार्क पॉलिसी थी। इसे तो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ आई थी। इसमें क्या खास था? इसने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लक्ष्य को और मजबूत किया। उद्योगों को 3 शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों में बांटा गया। शेड्यूल A में वो 17 की इंडस्ट्रीज थीं जो पूरी तरह पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी नियंत्रण में रहेंगी। अच्छा, मतलब सरकार का रोल बहुत बढ़ गया। बिल्कुल। शेड्यूल B में 12 इंडस्ट्रीज थीं जिनमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर सकते थे, लेकिन पहल सरकार करती। और बाकी सब शेड्यूल C में, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए थे, लेकिन फिर भी सरकारी रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के अधीन थे। कुल मिलाकर पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी पर स्थापित कर दिया गया। तो ये पॉलिसी काफी लंबे समय तक चली होगी। हाँ, ये भारतीय औद्योगिक नीति का आधार बनी रही कई दशकों तक। हालांकि बीच बीच में कुछ बदलाव हुए, जैसे 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की। उसमें क्या अलग था? उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया गया। एक नया कॉन्सेप्ट आया टाइनी यूनिट का, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 लाख रुपए से कम थी। जोर डिसेंट्रलाइजेशन पर था। ठीक है। फिर 1980 में कांग्रेस सरकार वापस आई तो 1980 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई। इसमें फोकस कुछ हद तक वापस हैवी इंडस्ट्रीज पर गया। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने की बात हुई। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी MRTP एक्ट, जो बड़ी कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए था, उसमें भी कुछ संशोधन किए गए। टाइनी यूनिट की इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। और फिर आया सबसे बड़ा बदलाव, 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हाँ, ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था। ये उन्हीं LPG रिफॉर्म्स का हिस्सा था जिनकी हमने पहले बात की। इसने भारत की इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया। क्या थे इसके मुख्य बिंदु? सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लगभग खत्म कर दिया गया। कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं रही। इससे लाइसेंस राज का अंत हुआ। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, दूसरा, पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या बहुत कम कर दी गई। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। मतलब सरकारी कंपनियों में निजी हिस्सेदारी बढ़ाने या बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई। और विदेशी निवेश FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के लिए दरवाजे खोल दिए गए। कई सेक्टर्स में ऑटोमेटिक अप्रूवल का रास्ता बनाया गया। MRTP एक्ट को भी बदला गया। कंपटीशन बढ़ाने पर फोकस किया गया। एक और कॉन्सेप्ट सुना है, जॉइंट सेक्टर का। ये क्या था? जॉइंट सेक्टर का मतलब है जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर किसी एंटरप्राइज को चलाते हैं। इसकी सिफारिश डथ कमेटी ने 1970 के दशक में की थी, ताकि प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज और पब्लिक सेक्टर के रिसोर्सेज का फायदा उठाया जा सके। तो ये थी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं और औद्योगिक नीतियों की एक लंबी कहानी, सफलताओं, असफलताओं और बदलते फोकस के साथ।
इसने यकीनन देश की इकोनॉमिक दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।